नमस्कार दोस्तों। हमारे देश के कुछ किसान पिछले 24-25 दिनों से दिल्ली की सर्दी में और इस कोरोना काल में दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। फिर वो चाहे अमीर किसान हो चाहे गरीब किसान हो, लेकिन है तो वो किसान ही ना। और किसान भी एक इंसान होता है। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर इन तीनों एक्ट्स में ऐसा क्या है जिसको लेकर के इतना बवाल मचा हुआ है। इस ग्लास को देख रहे हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये ग्लास आधा भरा है, तो कुछ लोग बोलेंगे कि ये ग्लास आधा खाली है। कुछ इसी प्रकार हमारे जो ये तीन कृषि को लेकर के कानून आए हैं वो भी कुछ इसी प्रकार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनके बारे में जानना। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ब्रैकेट में प्रमोशन एंड फैसिलेशन एक्ट 2020। इसमें बोला गया है कि जो फार्मर्स हैं उनको फ्रीडम दिया जा रहा है, उनको आज़ादी दी जा रही है कि वो अपना जो भी प्रोड्यूस है, जो भी वो खेती से जो भी उगाते हैं उसको वो APMC के बाहर जा कर के भी बेच सकते हैं। यहाँ पे फार्मर्स को एक चॉइस दी गई है, फ्रीडम दिया गया है कि वो अपना कोई भी सामान है उसको बाहर कहीं पे भी कि दूसरी स्टेट में, दूसरी डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ तक कि एक्सपोर्ट करके भी बेच सकते हैं। तो पहले क्या होता था कि फार्मर्स सिर्फ अपना प्रोड्यूस APMC में लाके बेचते थे। तो इस बिल में बोला गया है कि फार्मर्स जा कर के किसी को भी बेच सकते हैं। जैसा कि आज आप देखेंगे कि सुई से लेकर के कार तक आपको सब जगह मिल जाती है, दुकान में भी मिल जाती है, ऑनलाइन भी मिल जाती है। उसी तरीके से फार्मर्स को भी ये फ्रीडम दिया गया है कि वो अपना गुड्स कहीं पर भी जा कर के बेच सकें। दूसरी बात इसमें बोली गई है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन मैं ये चीज़ बता दूं आपको कि ऑनलाइन ट्रेडिंग को सरकार 2016 से ही बढ़ावा दे रही है। सरकार ने 2016 में ई-नैम नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया था जिससे भारत की सारी APMCs को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके ज़रिए जो किसान है वो अपना गुड्स एक मंडी से दूसरी मंडी में या एक मंडी से में रह करके देश के किसी भी कोने में बेच सकता है। तो ये सरकार ने जो मुहिम है 2016 से ही लागू कर दी थी, इसको और बढ़ा चढ़ा करके लॉन्च करने की तैयारी है सरकार की, इसलिए इसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग का भी प्रोविज़न रखा गया है। किसान भाइयों के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, उनको पैसे टाइम से मिल जाए, इसको भी ख्याल रखा गया है इस बिल में। इस बिल में बोला गया है कि किसान अपना जो भी आइटम है उसको बेचेगा जब, तो उसका जो उसको भुगतान है, उसका जो पैसा है उसको सेम डे में ही मिलना चाहिए। यानी कि आज मान लीजिए किसान ने कुछ बेचा, गेहूँ चावल कुछ भी बेचा, तो जो ट्रेडर है जिसने उसको ख़रीदा है उसको उसका पैसा जब डिलीवरी जिस दिन हो रही है उसी दिन उसको उसका भुगतान करना पड़ेगा। और अगर वो भुगतान नहीं कर पाता है किसी कारण से, तो उसको एक रिसिप्ट बना करके देनी होगी किसान को कि आपका इतना इतना गुड्स हमें मिल चुका है और हम 2-3 दिन के अंदर इसको जो है इसका पैसा आपको चुका देंगे। उसमें तारीख लिख के देनी होगी कि आप कब तक पैसा चुकाएंगे। तो मिनिमम बोला गया है कि 1 दिन और मैक्सिमम 3 दिन के अंदर किसान का पैसा चुका दिया जाएगा। इस बिल में एक और अच्छी बात है, वो ये है कि किसान लोग अब जब अपना जो भी प्रोड्यूस है, जो भी अब उसका आइटम है, उसको ले जा करके अगर वो APMC के बाहर बेचते हैं तो उसके लिए उनको किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पहले वो मंडी में बेचते थे तो वहाँ पे उनको मंडी का टैक्स देना पड़ता था, उनको जो कमीशन एजेंट उनको कमीशन देना पड़ता था 2.5%। अब ये सब चीज़ें खत्म हो जाएगी। अब अगर किसान APMC के बाहर जा कर के बेचेगा तो ना परचेजर को और ना ही किसान को किसी प्रकार का कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक प्रोविज़न ये बनाया गया कि कोई भी किसान से जो उसकी फसल है उसको खरीद सकता है कोई भी ट्रेडर, बस उसके पास एक अपना पैन कार्ड होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर सरकार को थोड़ा सा ध्यान और देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर सिर्फ पैन कार्ड्स के ज़रिए अगर आप परचेजिंग करवाएंगे तो मान लीजिए कि कोई लोग फर्जी भी पैन कार्ड बनवा लेते हैं, तो कोई फर्जी पैन कार्ड बनवा करके किसान के साथ धोखाधड़ी भी कर सकता है। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कुछ रेगुलेशंस और बनाने चाहिए सरकार को, ताकि कुछ रजिस्ट्रेशन कर सके, कुछ वेरीफाइड हो या कुछ किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी उससे जमा कराई जाए ताकि वो किसान की फसल लेके भाग ना जाए, उसके साथ धोखाधड़ी ना करे। इस बिल के चैप्टर 3 में सरकार ने एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का भी प्रोविजन बनाया हुआ है कि अगर मान लीजिए किसान के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी होती है तो वो कहाँ जाएगा। वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो जा करके कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगा, वकील से बात करेगा, या उसको मान लीजिए कि किसी भी तरीके से फंसाया जा सकता है, बड़ी बड़ी कंपनीज उसको फंसा सकती हैं। तो इसमें सरकार ने क्या नियम बनाया है, सरकार ने बोला है कि अगर किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट होता है स्पॉन्सर के बीच में और किसान के बीच में, स्पॉन्सर मतलब जो किसान से माल खरीद रहा है, तो वो डिस्प्यूट जाएगा उस एरिया के SDM के पास, उस डिस्ट्रिक्ट के SDM के पास जाएगा। फिर SDM क्या करेगा, वो एक कंसोलिडेशन बोर्ड बनाएगा। उस बोर्ड में क्या होगा कि उस बोर्ड का काम ये होगा कि दोनों पक्षों को बैठा करके उनके बीच में बातचीत करा करके कोई समझौता कराया जाए ताकि मामला जो है वो शांत हो जाए, मामला निपट सके। अब कंसोलिडेशन बोर्ड में
उन्होंने बोला है कि एक पर्सन चेयरपर्सन होगा जिसको एसडीएम अपॉइंट करेगा अपने ऑफिस से। फिर दूसरी बात क्या है, उन्होंने बोला है कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 मेंबर्स उस बोर्ड में हो सकते हैं। अब जो 2 मेंबर होंगे यानी कि एक मेंबर होगा फार्मर की पार्टी का, एक मेंबर होगा स्पॉन्सर की पार्टी का, और अगर 2 मेंबर होते हैं तो 2 फार्मर की तरफ से होंगे, 2 स्पॉन्सर की तरफ से होंगे। तो कुल मिला के 5 लोग इस बोर्ड में बैठेंगे जो बातचीत करेंगे, और बातचीत करने से अगर कोई रास्ता निकलता है तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक साइन की जाएगी, एमओयू साइन किया जाएगा, जिसके तहत मान लिया जाएगा कि हाँ दोनों पार्टी एग्री हो गए हैं, मामला क्लोज हो जाएगा। और अगर इसके बावजूद जो किसान है, स्पॉन्सर है, किसी भी पार्टी को अगर समझ में नहीं आता है जिस तरीके से इस बोर्ड का डिसीज़न होता है, तो वो जा कर के एसडीएम से सीधे बात कर सकता है वो आगे। फिर एसडीएम क्या करेगा, एसडीएम अपने स्तर से 30 दिन के अंदर उसका हला भला करेगा, और अगर एसडीएम से भी आप नाखुश होते हैं किसान या स्पॉन्सर, कोई भी उस जिले के कलेक्टर के पास जा सकता है, और फिर कलेक्टर उसका 30 दिन के अंदर हला भला करेगा, उसको उस केस को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। ये प्रोविज़न तो बहुत अच्छा है कि जो जजमेंट है जो बहुत जल्दी मिलेगा, देखा जाए तो कम से कम 2 महीने के अंदर मैक्सिमम जो इसका हला भला है वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमारे देश के जितने अधिकारी हैं वो सब के सब ईमानदार नहीं होते हैं। जब अधिकारी सारे ईमानदार नहीं होते हैं तो चांसेस ऐसी भी हैं कि मान लीजिए कि ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं वो एसडीएम को, कलेक्टर को खरीदने की कोशिश कर सकती हैं, वो डिसीजन में इन्फ्लुएंस ला सकते हैं। तो क्या है कि तो सरकार को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे थोड़ा सा बिल कमज़ोर लगा मुझे, क्योंकि एसडीएम को और कलेक्टर को जो भी कंपनीज़ हैं वो पैसा खिला सकती है, वो अपने तरीके से काम करवा सकती है। तो सरकार को यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि या तो वो इसके बाद कुछ ऐसा प्रोविज़न बनाए इसको अमेंड करके कि जो भी किसान है या स्पॉन्सर है वो अपनी अपील जा करके उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में कर सके। बट यहाँ पे सरकार की दलील ये भी है कि मान लीजिए कोर्ट में जाएगा मामला, तो फिर कोर्ट में तो ऑलरेडी इतने सारे पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं। तो इसको लेकर के सरकार कुछ ना कुछ तो सरकार को सोचना चाहिए। ट्रिब्यूनल सरकार बना सकती है, जैसे कि हमारा एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो एनवायरनमेंट को लेकर के सिर्फ काम करता है, जजमेंट्स दिए जाते हैं। उसी तरीके से एग्रीकल्चर ट्रिब्यूनल भी बनाया जा सकता है, जिसमें ट्रिब्यूनल में क्या होता है कि कुछ जजेस होते हैं और कुछ हमारे उस फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं। तो अगर इन दोनों को मिला करके ऐसा कुछ सरकार बनाए, कुछ ट्रिब्यूनल का निर्माण करे जो सिर्फ किसान या खेती से रिलेटेड चीज़ों को देखे, तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। एक बात ये कही जा रही है इस बिल को लेकर के कि जब आप किसान को फ्रीडम देंगे कि वो एपीएमसी से बाहर जाके सेल करे, और टैक्सेस ऑलरेडी उसको नहीं लगेंगे जब वो बाहर सेल करेगा, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि धीरे धीरे एपीएमसीज ख़त्म हो जाएंगी। कुछ हद तक बात सही भी है कि जब किसानों को किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो ट्रेडर उनको किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो वो बाहर जाके सेल करेंगे। जब बाहर सेल करेंगे तो धीरे धीरे सब लोग बाहर जाएंगे, क्योंकि कौन जाएगा कि वो पहले 6-7% वहाँ का टैक्स दे, गवर्नमेंट का टैक्स दे, एपीएमसी का टैक्स दे, फिर 2.5% कमीशन दे। तो टैक्स बचाने के चक्कर में सब बाहर ट्रेड करेंगे तो ऑटोमेटिकली एपीएमसी में तो धंधा पूरा बंद हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है एपीएमसी को लेकर के, जो हमारे किसान भाई भी बोल रहे हैं कि एपीएमसीज बंद होने का खतरा है। तो यहाँ पे भी सरकार को थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। द फार्मर्स ब्रैकेट में एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। तो इस सेकेंड बिल में मोटा मोटा ये कहा गया है कि जो फार्मर्स हैं हमारे, वो किसी प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं, किसी प्रकार का एग्रीमेंट कर सकते हैं अपने स्पॉन्सर के साथ। फार्मर स्पॉन्सर के बीच में किसी प्रकार का एग्रीमेंट हो सकता है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कुल मिलाकर के इसमें बात कही गई है। किसान से और जो स्पॉन्सर है उसके बीच में टैप हो सकता है कि भाई इस ग्रेड का हमको माल चाहिए और इस टाइम में चाहिए, इस रुपए में चाहिए। तो इस सब चीज़ों को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो कॉन्ट्रैक्ट तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। जब हम लोग कहीं जॉब करने जाते हैं तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है कि भाई आप साल भर के लिए, 2 साल के लिए आप इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, ये आपके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो वो होता है हर बिज़नेस में। आजकल देखिए आप कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है। तो कृषि में क्यों नहीं हो सकता है? किसान क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात है अगर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो रही है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से भी चल रही थी। हाँ, कुछ स्टेट्स में चल रही थी जहाँ की स्टेट्स ने परमिट किया होता, लेकिन इसको कुछ लोग चोरी चुपके भी कर रहे थे, लेकिन इसको लीगलाइज नहीं किया गया था। अभी ये क्या है कि गवर्नमेंट फ्रेमवर्क में आ गया, इसको लीगलाइज कर दिया गया है। तो अब इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सरकार ने बना दिए हैं जिससे किसान को एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता है। तो पहले बात होती है कि कितने पीरियड के लिए ये एग्रीमेंट होगा, जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, इसका मिनिमम और मैक्सिमम कितना टाइम लिमिट है
उसको तय किया गया है। तो बताया गया है कि अगर कोई फार्मर प्रोड्यूस है, कोई खेती बाड़ी से जो भी चीज़ फार्मिंग से हुई है, उसमें बोला गया है कि 1 क्रॉप सीज़न मिनिमम होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कि उतना टाइम ड्यूरेशन के लिए आप मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर कोई पशुपालन वगैरह करता है, लाइफ स्टॉक का काम करता है, तो उसके लिए 1 प्रोडक्शन साइकिल का जो पीरियड है वो रखा गया है मिनिमम, और मैक्सिमम जो है वो 5 ईयर्स रखा गया है कॉन्ट्रैक्ट का। उससे ज़्यादा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है कोई भी। फिर सरकार ने इसमें बोला है कि भाई अब जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैं, अब कोई कंपनी अपने हिसाब से बनाएगी तो वो उसको मैनिपुलेट कर सकती है या अपने फ़ायदे के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है, क्योंकि किसान को इतना पढ़ना नहीं आता है, वो समझ नहीं पाएगा। तो सरकार ने क्या बोला है, सरकार ने बोला है कि इसके लिए सरकार कुछ गाइडलाइंस इशू कर सकती है, और कुछ सरकार ने मॉडल कॉन्ट्रैक्ट्स भी बनाए हुए हैं। सरकार ने बोला है कि इन मॉडल कॉन्ट्रैक्ट्स को देख करके जो किसान भाई है वो और जो स्पॉन्सर्स हैं दोनों मिल करके उस कॉन्ट्रैक्ट मॉडल को देख करके उस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। पर यहाँ पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए सरकार ने बोला है कि मॉडल कॉन्ट्रैक्ट देख के बना लेंगे, लेकिन सरकार ने ये नहीं बोला है कि ऐसा ही होना चाहिए सिर्फ। तो इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन हो सकता है, इसमें थोड़ा सा जो भी स्पॉन्सर्स हैं वो थोड़ा कुछ अपने स्तर से बदलाव कर सकते हैं। तो सरकार को यहाँ पे कुछ फिक्स कर देना चाहिए था कॉन्ट्रैक्ट, ताकि लोग उसी पे ही चिपके रहें, उसके बाहर कुछ जा करके ना किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ना बनाएं। फिर इस बिल के चैप्टर नंबर 2 में पॉइंट नंबर 5 में जो है वो प्राइस मैकेनिज्म के बारे में बात किया गया है कि प्राइस फिक्सिंग कैसी होगी। अब सब बोलते हैं भाई कि कुछ लोग जो इसका विरोध करते हैं वो बोलते हैं कि औने पौने दामों में कंपनियां इनसे किसान से ले लेगी इनकी फसल और इनको ठीक से रेट नहीं देगी। तो इसको लेकर के कुछ प्राइस मैकेनिज़्म फिक्स किया गया है। 2 तरीके से इसको फिक्स किया गया है। पहली बात कही गई है प्रीफिक्स, जिसमें क्या होता है कि खेती से पहले ही किसान के बीच में, स्पॉन्सर के बीच में ये तय हो जाएगा कि भाई इस रेट पर हम आपको ये आइटम देंगे। मान लीजिए कि किसान प्याज उगा रहा है, तो किसान ने बोला कि भाई ये प्याज हम आपको 20 रुपये किलो में बेचेंगे। तो वो पहले ही एग्रीमेंट में लिख दिया गया कि 20 रुपये में हमको प्याज मिलेगी स्पॉन्सर को, और जब उसके बाद फसल हुई उसके बाद उसको 20 रुपये में प्याज मिल जाएगी स्पॉन्सर को। तो ये होता है प्री फिक्स, मतलब कि पहले ही फिक्स कर लिया गया कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे कि इतना रुपये आपको मिलेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए किसान ने अपनी प्याज बोई, तो उसने बोला कि हम भाई 20 रुपये में बेचेंगे आपको, और जब उसका हार्वेस्टिंग सीज़न आया, जब वो मार्केट में, उस समय क्या हुआ, प्याज के जो रेट्स थे वो बढ़ गए। मान लीजिए उस समय प्याज के रेट 60 रुपये किलो हो गया। तो अब किसान सोचेगा कि अगर हमने 20 में सौदा कर रखा है और अब रेट जो है वो 60 रुपये पहुँच गया है, तो किसान सोचेगा मेरा पैसा तो इसमें मर जाएगा, अब हम इतने लॉस में कैसे बेचेंगे। तो इसको लेकर के भी एक इसमें प्रोविज़न बनाया गया है, जिसको बोलते हैं फिक्स प्लस फ्लेक्सिबिलिटी आप बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ पैसा जो फिक्स है, जैसे प्री कॉन्ट्रैक्ट में था, प्री फिक्स था, वो तो स्पॉन्सर को देना ही पड़ेगा। इतना पैसा फिक्स है, मान ली 20 रुपये फिक्स है तो 20 तो हम देंगे ही। दूसरा, अगर रेट बढ़ता है तो किसान को उस रेट बढ़ी का भी पैसा मिलेगा, मतलब कि कुछ बोनस के तौर पे या कुछ इसमें प्रोविज़न बनाया गया किसी प्रकार का बोनस या प्रीमियम के तौर पे किसान को उसका बढ़ा हुआ पैसा भी मिल सकता है। मतलब अगर किसान ने 20 रुपये में फ़िक्स किया और अगर प्याज जो है वो 50-60 रुपये में आ गया, तो किसान को वो 20 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके साथ में किसान को कुछ जो एक्स्ट्रा पैसा भी मिल सकता है बोनस के तौर पे, प्रीमियम के तौर पे, जो भी रेट एपीएमसी में या मार्केट्स में चल रहा होगा। तो इन दोनों तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स का प्रोविज़न रखा गया है। तो किसान, अगर उसको डर हो कि उसका जो फसल है वो आगे रेट बढ़ जाएगा और उसको पैसा उतना नहीं मिलेगा, तो वो दूसरे तरीके का कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है। फिर इसमें डिलीवरी और पेमेंट के बारे में बात किया गया है। तो बताया वही जिसमें भी बताई गई है कि जब किसान का जो भी प्रोड्यूस है वो अगर स्पॉन्सर को जिस दिन मिलता है उसी दिन उसका जो थर्ड पेमेंट उसको पूरा पे हो सके तो उसका पूरा पेमेंट उसको उसी दिन करना पड़ेगा। अगर किसी प्रकार से डिले होता है तो मैक्सिमम विदिन 3 डेज़ के अंदर उसको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। कुछ लोग बहुत चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं कि किसान का जो लैंड है वो उनसे छिन जाएगा, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं ये किसान का जो ज़मीन है उसको कब्जा कर लेंगे। तो ये सब एक मिथ है, ये सब एक वहम है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बिल में साफ साफ इसका भी एक प्रोविज़न बनाया गया है, इसके बारे में भी बात कही गई है। इस बिल के चैप्टर नंबर 2 के पॉइंट नंबर 8 में साफ साफ लिखा हुआ है, नो फार्मर्स एग्रीमेंट शैल बी एंटर्ड इनटू फॉर द पर्पस ऑफ एनी ट्रांसफर इंक्लूडिंग सेल, लीज एंड मॉर्टगेज ऑफ द लैंड और प्रेमिसेस ऑफ द फार्मर। तो साफ साफ इस बिल में लिखा हुआ है कि किसान के ज़मीन को, उसके खेत को या उसके घर को किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं किया जा सकता है। कुछ जो स्पॉन्सर्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो अपनी पैकिंग के लिए या उसकी प्रोसेसिंग के लिए कोई छोटा सा
किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर किसान के फार्म में खड़ा कर सकती हैं दोनों की सहमति से। लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा उसके साथ ही तुरंत उस स्पॉन्सर को अपना जो भी वहाँ पे स्ट्रक्चर है उसको हटाना पड़ेगा। अगर वो अपना स्ट्रक्चर नहीं हटाता है तो स्ट्रक्चर की जो ओनरशिप है वो उस किसान को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। में रजिस्ट्रेशन का भी प्रावधान बनाया गया है। बोला गया है कि जो किसान और स्पॉन्सर के बीच में एग्रीमेंट्स होंगे कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए, उसका रजिस्ट्रेशन भी वो करा सकते हैं। उसकी मान्यता होगी तब भी अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन अगर वो चाहें तो वो स्टेट गवर्नमेंट उसका नियम कानून बनाएगी, उसके तहत वो उसका रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। इस बिल में पेनल्टीज़ के बारे में भी बात कही गई है कि अगर मान लीजिए कोई स्पॉन्सर किसान को उसका पैसा नहीं चुकाता है तो पेनल्टी के तौर पे उसको जितना भी वो पैसा है उसका 1.5 गुना पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। वो पेनल्टी उसको 1.5 गुना लगेगी। और अगर किसी कारण से मान लीजिए कि स्पॉन्सर ने फार्मर को कोई एडवांस पैसा दे रखा है और फार्मर अपना काम नहीं कर पाता है तो फार्मर को सिर्फ उतना ही पैसा चुकाना होगा जितना उसको मिला था एडवांस। मतलब उसके ऊपर किसी प्रकार का एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डाला गया है, उसको उतना ही पैसा चुकाना होगा। लेकिन अगर कोई स्पॉन्सर फेल होता है अपने काम करने से तो उसको 1.5 गुना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी। इस बिल में फोर्स मेजर का भी प्रोविज़न बनाया गया है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि मान लीजिए कि अगर किसी प्रकार की कोई आपदा आ जाती है, फ्लड्स आ जाते हैं, अर्थक्वेक आ जाती है या सूखा पड़ जाता है तो उस ड्यूरेशन पे किसान से किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की जा सकती है। वसूली मतलब उसकी अगर कोई पेमेंट ड्यू है या उससे फसल लेनी हुई है और किसी प्रकार का फ्लड आ गया तो वो कहाँ से देगा। तो इसलिए कहा गया है कि आप किसान से किसी भी प्रकार का पेमेंट नहीं ले सकते हैं अगर ऐसा कुछ होता है तो। द एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020 नेहरू जी ने लॉन्च किया था ये एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। तो उस एक्ट में बोला गया था तब कि जो एसेंशियल हमारी कमोडिटीज़ हैं उसका भंडारण नहीं कर सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं रख सकता है। जो भी एसेंशियल हमारे जो भी ज़रूरी सामान थे उसकी एक क्वांटिटी तय की गई थी कि इतना ही सामान हम धर सकते हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो रिटेलर हो, चाहे वो होलसेलर हो, चाहे वो कोई भी ट्रेडर हो। तो सबके ऊपर एक लिमिट तय थी कि इससे ज़्यादा वो उस ज़रूरी वस्तु को नहीं रख सकते हैं। तो अभी इस एक्ट में सरकार ने क्या किया गया है कि ये जो लिमिट्स थी उसको हटा दिया गया है। सरकार ने बोला है कि आप जितना चाहें उतना आप स्टोर कर सकते हैं। तो सरकार का तर्क ये है कि मान लीजिए कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, मान लीजिए कि आईटीसी है एग्जांपल, आईटीसी आशीर्वाद आटा बनाती है। अब आईटीसी को चाहिए कि उसको खूब सारा भंडारण चाहिए गेहूं का आटा बनाने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। तो पहले क्या था, वो कुछ ही मात्रा में उसको खरीद के रख सकती थी, लेकिन अब जब उसको वो ओपन कर दिया है तो वो जितना चाहे उतना खरीद सकती है ताकि उनके बिज़नेस में भी कोई दिक्कत ना आए और किसान का भी जो माल है वो बिकता रहे। तो मतलब ये एक लिमिट छूट दे दी गई है कि वो जितना चाहे उतना उसको स्टोर कर सकते हैं और उससे जितना अपनी प्रोडक्शन है वो कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी कुछ रूल्स सरकार ने इसमें बनाए हुए हैं। सरकार ने बोला है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में सरकार जो स्टॉक लिमिट्स है उसको रेगुलेट कर सकती है। जैसे कोई वॉर हो गया या कोई सूखा पड़ गया, कोई डिज़ास्टर आ गया या किसी भी तरीके की इमरजेंसी आ गई, तब सरकार चाहे तो वो उसका नोटिफिकेशन निकाल करके हर ज़रूरी वस्तुओं की लिमिट्स को तय कर सकती है। उसके साथ साथ सरकार ने इसमें यह भी प्रावधान रखा है कि अगर मान लीजिए किसी भी जो हमारी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनमें से किसी भी चीज़ का प्राइस अगर एकदम से बहुत बढ़ जाता है तब भी सरकार उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए कोई नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज को लेकर के सरकार ने 2 नियम इसमें बनाए हैं। पहला नियम बनाया हॉर्टिकल्चर गुड्स को लेकर के। हॉर्टिकल्चर गुड्स वो होते हैं जैसे कि फूल है, सब्जी है, फल है, ये सब हमारे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं। दूसरा नियम बनाया गया है बाकी फूड प्रोड्यूस को लेकर के। तो हॉर्टिकल्चर के लिए नियम ये बनाया गया है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी फल है या कोई सब्जी है, उसका दाम अगर 100 गुना बढ़ जाता है पिछले 1 साल में, या फिर वो 100 गुना बढ़ता है पिछले 5 साल के जो उसका रिटेल प्राइस है उसके एवरेज में, तब सरकार कोई नोटिफिकेशन जारी कर सकती है उसकी स्टॉक लिमिट को लेकर के। और बाकी गुड्स को लेकर के सरकार ने बोला है कि अगर उसका प्राइस 50% बढ़ जाता है पिछले 1 साल में, या फिर जो पिछले 5 साल की जो एवरेज रिटेल प्राइस रही है उससे कंपेयर करके अगर 50% बढ़ जाता है, तब सरकार कोई नोटिफिकेशन जारी करेगी। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सरकार थोड़ा सा इस पर कंट्रोल कर सके, कुछ चीज़ें अपने हाथ में रख सके ताकि लोग इसका फ़ायदा ना उठाएं। लोग इसका फ़ायदा उठा करके बहुत भंडारण भी कर सकते हैं और मार्केट में चीज़ें जो हैं वो महंगी भी हो सकती हैं।
इसको देखते हुए सरकार ने ये कुछ 2 प्रोविजंस हैं जो अपने पास रखे हुए हैं ताकि वो नोटिफिकेशन जारी करके उसमें बदलाव ला सकती है समय समय पर। सरकार ने इसमें 2 एक्सेप्शंस भी रखे हुए हैं। पहला एक्सेप्शन दिया गया है फूड प्रोसेसिंग कंपनीज़ के लिए कि मान लीजिए कोई फूड प्रोसेसिंग कंपनी है और उसके प्लांट की क्षमता है मान लीजिए कि 1000 किलो की, तो उतना माल उसको मिल सकता है, उसके लिए कोई बाधा नहीं होगी। दूसरा, जो लोग एक्सपोर्ट कंपनीज़ हैं उनके लिए ये नियम बनाया गया है कि अगर उनके पास डिमांड आती है, मान लीजिए कि किसी के पास डिमांड आई कि उसको 50,000 टन एक्सपोर्ट करना है, तो उतना गुड्स उसको मिल जाएगा क्योंकि उसके पास डिमांड है। तो इन दोनों को थोड़ा सा सरकार ने बड़ी कंपनियों का फ़ायदा देखते हुए थोड़ा सा इनको एग्जाम्पशन दिया हुआ है इस चीज़ का। इस बिल का एक डिसएडवांटेज ये है कि जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं उन्होंने साठगांठ कर लिया और उन्होंने जो भी गुड्स हैं उसको ख़रीद करके वेयर हाउस में, कोल्ड स्टोर में स्टोर करके धर लिया और मार्केट में उसकी शॉर्टेज हो गई और फिर वो प्रॉफिट कमाने के लिए उन्होंने बाद में उसको उतारा। तो इससे क्या होगा कि मार्केट में महंगाई बढ़ सकती है और आम जनता के ऊपर इसका बोझ आ सकता है। तो ये इसमें थोड़ा सा चीज़ जो है मेरे को नहीं समझ में आई है कि सरकार ने ऐसा क्यों एकदम खुली छूट दे दी है। किसान भाइयों के अंदर एक डर बसा हुआ है और कहा जा रहा है कि एमएसपी जो है वो ख़त्म हो जाएगा इन एक्ट्स के चलते। तो ये बिल्कुल सच नहीं है, ये एकदम गलत है, ये मिथ है। इन तीनों बिल्स में कहीं पे भी नहीं बोला गया है कि एमएसपी को ख़त्म करा जा रहा है। लेकिन जो किसान भाई सोच रहे हैं वो भी गलत नहीं है। गलत क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार ने यहाँ पे बहुत ही चालाकी से खेला है। वो एक कहावत है ना हिंदी में कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे एमएसपी का हाल है। सरकार ने क्या किया है, सरकार ने एपीएमसी के बाहर ट्रेड करने की छूट दे दी है। तो लोग क्या करेंगे, लोग एपीएमसी में नहीं जाकर के बाहर ट्रेडिंग करेंगे। जब लोग बाहर ट्रेडिंग करेंगे तो उनका डर है कि एपीएमसी बंद हो जाएगी और उसके साथ साथ एमएसपी भी मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है, चांसेस हैं कि ऐसा हो जाए पिछले कुछ आने वाले समय पे एपीएमसीज में लोग जाना बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिकली एमएसपी जा सकती है। लेकिन एक चीज़ और है इसमें जो सोचने वाली है, वो ये है कि सरकार एमएसपी इतनी जल्दी बंद नहीं करेगी या हो सकता है ना भी बंद करे, क्योंकि 2013 में जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाए थे मनमोहन सिंह, जिसके तहत सरकारी राशन की दुकानों में जो हमको गेहूँ मिलता है, चावल मिलता है, वो सब सरकार देती है। और सरकार के लिए वो सब कौन खरीदता है? एफसीआई खरीदती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो भी गेहूं चावल इन किसानों से खरीदती है वो एमएसपी पे खरीदती है। तो मान लीजिए कि अगर एमएसपी बंद हो गया तो जाहिर सी बात है कि फिर वो जो प्राइस है बढ़ जाएगा। सरकार ऑलरेडी लॉस में इतना चल रही है, सरकार खरीदती है कितने, 20 रुपए मान लिया गेहूँ उसने खरीदा और वो हमको 2 रुपए 3 रुपए में बांट देती है, तो सरकार का तो लॉस ही हो रहा है ना। तो सरकार क्यों चाहेगी कि एमएसपी खत्म करके वो और महंगे रेट पे गेहूँ चावल वगैरह खरीदे? इसलिए सरकार तो एमएसपी नहीं खत्म करेगी। दूसरा, जो हमारे देश में जो मिड डे मील्स चल रही हैं उसमें राशन कहाँ से जाता है? उसमें अभी राशन एफसीआई से जाता है। तो जैसे मिड डे मील हो गई या हमें जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो हमें राशन मिलता है जो सरकारी गले की दुकान से, ये सब जितना भी चीज़ें मिल रही है वो सरकार हमको दे रही है सस्ते प्राइजेस पे, और इसको सब्सिडाइज कौन कर रही है? सरकार कर रही है, महंगा खरीद के सस्ते में दे रही है। और ये जो खरीद रही है ये एमएसपी पर खरीद रही है। अगर एमएसपी हट जाएगा तो इसमें सरकार का ही नुकसान है। इसलिए सरकार शायद एमएसपी ना हटाए, ऐसी मंशा तो नहीं दिखती है अभी। हो सकता है कि कुछ और भी मंशा हो सरकार की। तो किसान लेकिन इसको लेकर के थोड़ा सा घबराए हुए हैं। सरकार को इसमें थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है और देखेंगे अगर कोई बीच का रास्ता इसमें निकल आए तो ये थी बिल की कुछ मोटी मोटी बातें जो आपसे मैंने शेयर करी। अब सवाल ये उठता है कि बिल में ऐसी कुछ ज़्यादा कमियां नहीं हैं, फिर क्यों इसको लेकर के इतना बवाल मच रहा है? इसमें कुछ चीज़ें हैं जो सरकार को ध्यान देनी पड़ेगी, उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ये बिल बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन जो हमारे पंजाब और हरियाणा के किसान भाई हैं वो यस और नो में जवाब चाहते हैं। जो कुछ अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि बिल पूरा पूरा ख़राब है, इसको पूरी तरीके से वापस ले लेना चाहिए। ऐसा नहीं है। सवाल ये उठता है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के ही किसान क्यों इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो क्यों इतना परेशान है इस बिल से? तो इस पर थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। हमारे देश में सबसे ज़्यादा चावल और गेहूँ पैदा होता है पंजाब और हरियाणा में। सबसे ज़्यादा पैदा वहाँ होता है और जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करती है, प्रोक्योरमेंट मतलब जो खरीदती है सरकार, तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? वो सबसे ज़्यादा प्रोक्योरमेंट होता है पंजाब और हरियाणा से ही। 2019 तक पंजाब से सबसे ज़्यादा ही हो रहा था। अभी इस साल मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा हुआ है 2020 में। लेकिन अभी पिछले सालों से सबसे ज़्यादा प्रोक्योरमेंट हो रहा था पंजाब और हरियाणा से। इसका मतलब ये है कि पंजाब और हरियाणा से अगर सबसे ज़्यादा गेहूँ लिया जा रहा है, चावल लिया जा रहा है, तो वहाँ की मंडी को सबसे ज़्यादा टैक्स मिल रहा है। वहाँ के जो बिचुआ है, मिडिल मैन है, उनको सबसे ज़्यादा कमीशन मिल रहा है। तो पंजाब की जो पूरी इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है
वो इसी एपीएमसी पे डिपेंडेंट है। वहाँ की सरकार बहुत सारा टैक्स जो है वो वहाँ की एपीएमसी से ले रही है। वहाँ की जो मिडिल मैन है, जो ये कमीशन लेते हैं, ये सबसे ज़्यादा जो पैसा कमा रहे हैं वो एपीएमसी से कमा रहे हैं वहाँ की। मान लीजिए एपीएमसी खत्म हो जाती है या एपीएमसी के कॉम्पिटिटर आप खड़ा कर देते हैं तो इनका जो सरकार का जो रेवेन्यू है वो पूरा चला जाएगा और जो ये मिडिल मैन है इनका पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। तो इसलिए ये लोग घबराए हुए हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो आंदोलन हो रहा है, अगर आप देखें ढंग से, तो इसमें जो रईस किसान है वो हैं, जो बिचौलियाँ हैं वो हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो के अंदर काम करने वाले जो लोग हैं, जो सरकार को घेरना चाहते हैं या जो जिनका रेवेन्यू बंद होने वाला है, तो वो लोग इसका अपोज कर रहे हैं। इस बिल को लेकर के बहुत ज़्यादा राजनीति हमारे देश में हो रही है। विपक्षी पार्टियां तो इसको ऐसे इस बिल को देख रही हैं जैसे लग रहा है कि कचड़ा है, कुछ नहीं है इसमें। अगर आप कांग्रेस पार्टी का 2019 का मैनिफेस्टो उठा करके देखें तो उसमें साफ साफ उन्होंने बोला हुआ है कि वो एपीएमसी को हटाने की उसमें बात कही गई है। उसमें जो है फार्मर्स को और भी ट्रेड ऑप्शंस देने की बात कही गई है। लेकिन आज वही कांग्रेस है जो इस बिल का विरोध कर रही है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी पहले जीएसटी लाने वाली थी तो सब कुछ अच्छा था, जब मोदी सरकार जीएसटी ले आई तो सब गलत हो गया। उसी प्रकार से अब इस बिल का भी विरोध कर रहे हैं। पंजाब की शिरोमणि अकाली दल की जो एमपी हैं हरसिमरत कौर, जो कि फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थी, उन्होंने भी अपना रेजिग्नेशन दे दिया। अब हरसिमरत कौर के साथ क्या प्रॉब्लम है कि जब वो बीजेपी में थी, जब वो बिल्स आ गए थे पहले, तो ये उसके सपोर्ट में नज़र आ रही थी। आप उनका वीडियो उठा करके पुराना देखेंगे तो ये बोल रही थी कि ये बिल्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और बाद में जब इनको लगा कि भाई 2 साल बाद पंजाब में इलेक्शन है और पंजाब की इकोनॉमी पूरा डूब जाएगी या वोट नहीं मिलेगा स्टेट इलेक्शन में, तो इन्होंने यूटर्न ले लिया और इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। ये दिखा दिया कि भाई मैं इस बिल का सपोर्ट नहीं करती हूँ। जबकि इन्होंने पहले खुलेआम इस बिल का सपोर्ट किया था, तब इनको नहीं दिख रहा था कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ये सब हो रही है राजनीति। अब इन्होंने यूटर्न ले लिया और अभी बिल का विरोध कर रही हैं और दिखा रही हैं कि हम बस किसान के बहुत सगे संबंधी हैं। एनसीपी के जो लीडर हैं शरद पवार, ये 2010 में जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे तब इन्होंने शीला दीक्षित को, दिल्ली की उस समय जो मुख्यमंत्री थी, उनको और शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में उन्होंने साफ साफ बोला था कि जो ये एपीएमसीज हैं इनको आप खत्म करिए और इसमें एक रिफॉर्म की जरूरत है। और उन्होंने बोला था कि जब तक आप इसमें जो प्राइवेट, जो बड़े बड़े जायंट्स हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, उनको एंट्री नहीं देंगे तब तक हम कोई भी फंड पारित नहीं करेंगे। तो ये भी इसकी पहल कर चुके हैं जो आज केंद्र सरकार ने किया है कि कॉर्पोरेट्स आए, इसमें पैसा इन्वेस्ट करें, ग्रोथ हो। तो ये सब लोग जो है ना, ये सब बहुत ही बड़े हिपोक्रेट्स हैं। इन्होंने पहले इन सब चीज़ों को सपोर्ट किया और आज ये सब जब इनकी सरकार नहीं है तो इसका विरोध कर रहे हैं। बिहार में 2006 में एपीएमसी ख़त्म हो गई थी। उसके बाद से लेके इतने साल तक सब किसी का ध्यान नहीं गया, कुछ नहीं हुआ। इतना बड़ा चुनाव बिहार में हो गया तब उसको लेके कोई बात नहीं की गई। अब जब वहाँ पे एपीएमसी है ही नहीं तो आप विरोध किस बात का कर रहे हो भाई? वहाँ पे तो ऑलरेडी हटी हुई है। अब जा कर के आरजेडी के जो नेता हैं वो सब जा कर के टायर जला रहे हैं, सड़क पे हंगामा कर रहे हैं, दुकानें बंद करा रहे हैं। सब क्या है? एक तरफ आप तब गांधी का देश बोलते हो, दूसरी तरफ इस तरीके से बात करते हो। ऐसा थोड़ी चलेगा। कुल मिलाकर के मोटा मोटा ये समझिए कि बिल्स जो हैं बहुत अच्छे हैं। बिल्स में कुछ कमियां हैं जिस पे केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए, उसमें अमेंडमेंट करना चाहिए और फिर ये बिल बहुत ही रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म ला सकते हैं हमारी एग्रीकल्चर में। और ये पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। इवन जो बीजेपी है वो भी इसमें राजनीति करना शुरू कर दी है। अब योगी जी को भेजा गया था अभी कि आप बिल के बारे में जा कर के लोगों को जागरूक करिए। अब वहाँ पे भी इन्होंने अपना राम मंदिर घुसोड़ दिया। हर जगह पे क्या राम मंदिर के बिना कोई बात नहीं हो सकती है क्या? अब बोल रहे हैं कि जो विपक्षी पार्टियाँ हैं वो इसलिए इसका विरोध कर रही हैं बिल का क्योंकि वहाँ पे हमने राम मंदिर बना दिया, जिससे वो नाखुश थे, इसलिए वो लोग विरोध कर रहे हैं किसान बिल का। ये कोई तर्क होता है? मतलब योगी जी की कोई बात तो बिना राम मंदिर के पूरी हो ही नहीं सकती है। जैसे ये सब तो फालतू की बातें हैं। खैर, सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ अपनी अपनी राजनीति करने में लगी हुई हैं और किसान भाइयों को ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे जो एग्रीकल्चर है उसमें एक बहुत बड़े रिफॉर्म की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर जो पैटर्न है उसको बदलने की ज़रूरत है। आप देखेंगे कि पहले हमारे देश में गेहूँ चावल वगैरह हम लोग इम्पोर्ट करते थे यूएस वगैरह से, जब हमारे पास शॉर्टेज थी। आज इतना सारा हमारे पास गेहूँ चावल हो गया है, अनाज हो गया है कि वो एफसीआई में पड़े पड़े सड़ता रहता है। तो अब थोड़ा सा ट्रेंड बदलना पड़ेगा, खेती के पैटर्न को बताना पड़ेगा। किसानों को गेहूँ चावल के अलावा बाकी चीज़ों को बोने की ज़रूरत है जिसमें प्रोटीन हो या बाकी और कुछ हैं, कैश क्रॉप्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें बोने की ज़रूरत है जिसकी डिमांड हमारे देश में ज़्यादा है या
बाहर ज़्यादा है ताकि वो एक्सपोर्ट करके कमा सकें। कब तक ये गेहूँ चावल चलता रहेगा? अभी गेहूँ चावल हमारे देश में बहुत ही पर्याप्त मात्रा में है, उसका भंडारण बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करने की ज़रूरत है। और मैं कहूँगा कि केरला ने इसमें बहुत ही अच्छा रोल निभाया है। अगर आप मुझे नीति आयोग की एक रिपोर्ट मिली थी केरला के एग्रीकल्चर के बारे में, जिसमें बताया गया है कि 1960 से 61 के बीच में केरला 45% फूड क्रॉप्स उगाता था, यानी कि जैसे राइस 45%। और 2013-14 आते आते केरला ने सिर्फ 10% फूड क्रॉप्स उगाए हैं, यानी कि उनका जो पैटर्न है एग्रीकल्चर का वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हुआ है पिछले 5 दशकों में। पहले वो लोग चावल बहुत उगाते थे, अब उन्होंने चावल उगाना कम कर दिया है। अब वो लोग कैश क्रॉप्स और अदर क्रॉप्स को उगा रहे हैं, जैसे कोकोनट है, रबर है, वो सब उगा रहे हैं और उससे अच्छा ट्रेड कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, काफ़ी वहाँ के किसान कमा भी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्स बिल्कुल ही बेकार हैं। ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये बिल्स इतने बेकार नहीं है जितना बेकार इनको बोला जा रहा है। और गवर्नमेंट को मैं ये कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों के साथ साथ पैरेलली आप जो हमारे देश के जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे एजुकेशन स्ट्रॉन्ग करिए, वहाँ का एजुकेशन स्ट्रक्चर अच्छा बनाइए। हमारे पिछली जितनी भी सरकारें आई हैं, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे वो बीजेपी की रही हो, किसी ने भी गांव की एजुकेशन पे ध्यान ढंग से दिया ही नहीं है, जिसका नतीजा ये है कि समय के साथ जो परिवर्तन चाहिए होता है उसके लिए हमारे देश के जो छोटे किसान हैं या जो दूर दराज के किसान हैं वो अभी खड़े नहीं हैं। कुछ किसान हैं जो फल फूल गए हैं, जो सब समझते हैं, इंग्लिश पढ़ लेते हैं, कंप्यूटर चला लेते हैं, सब कुछ समझते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका किसानों का ऐसा है जो ना ही कि इंग्लिश पढ़ पाता है, ना ही वो समझ पाता है कि क्या किस तरीके से ना ही वो नियम कानून जान पाता है, ना ही वो कंप्यूटर चला पाता है, ना ही वो डिजिटली जुड़ पाता है। तो इसका रीज़न ये इसीलिए है क्योंकि गांव तक हमारे कभी सही से एजुकेशन पहुंचा ही नहीं है। तो सरकार को इन सब बिल्स के भी साथ साथ हमारे जो गांव है वहाँ का एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में हमारे जो किसान भाई हैं, किसान को बेचारा की तरीके ना देखा जाए कि किसान बेचारा है, किसान अनपढ़ है, इस तरीके से ना देखा जाए। किसान को जब आप अच्छा एजुकेशन देंगे तब वो उस कंपटीशन में अच्छे से दौड़ पाएगा, अच्छे से खड़ा हो पाएगा। अभी आप जितना भी उसके लिए अच्छा कर दो तो वो शायद जब उसको उस एटमॉस्फेयर में रहा ही नहीं है तो वो कैसे उसको अडॉप्ट कर लेगा। तो किसानों को पढ़ाना लिखाना बहुत ज़रूरी है। रूरल में गवर्नमेंट को अच्छे से पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए ताकि किसान आने वाले समय में पढ़ लिख सकें और एक बेहतर तरीके से खेती को समझ सकें और खेती कर सकें। तो दोस्तों ये सब थी मेरी राय इन तीनों बिल को लेकर के। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। ठंड बहुत पड़ रही है और कोरोना भी है, इसलिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।